नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज इस देश में राजनीतिक रूप से बिहार दिवस मनाने की होड़ मची हुई है। वैसे बिहार दिवस मनाने की परंपरा को ज्यादा जोर शोर से 2010 में नीतीश कुमार ने शुरू किया था, लेकिन आजकल और खासकर आज यानी 22 मार्च को जब बिहार दिवस मनाया जा रहा है, तो बिहार ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो जहां जहां प्रवासी है, बिहार के लोग ज्यादा संख्या में है, चाहे सूरत हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे लुधियाना हो या दिल्ली एनसीआर हो, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, हर जगह बिहार दिवस मनाने का काम शुरू कर दिया है। 11 साल अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। उसके पहले 6 सालों तक 11 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। उसके पहले 6 सालों तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे और 17 सालों तक नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही। बिहार का वित्त मंत्रालय संभाला, बिहार की आर्थिक नीतियों को देखने का काम किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को तनिक भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि बिहार दिवस मनाने के लिए उसे सूरत में और अहमदाबाद में और पुणे, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, वहां लुधियाना में जाकर के काम करना पड़ रहा है। शर्मिंदगी नीतीश कुमार की सरकार को भी महसूस नहीं होती कि 20 साल से बिहार की सत्ता के शीर्ष पर काबिज होने के बावजूद बिहार दिवस को देश के दूसरे हिस्से में सिर्फ इसलिए बड़े पैमाने पर मनाना पड़ रहा है कि पलायन की समस्या बहुत बड़ी है। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल को भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि जिस वक्त पूरी दुनिया करवट ले रही थी, भारत में राव मनमोहन मॉडल के साथ नई आर्थिक नीति आ रही थी, उस दौर में यानी 1990-91 से लेकर के 2005 का जो दौर था, रिफॉर्म का पहला चरण, उसके साथ बिहार तालमेल बिठाकर नहीं चल सका, तो बिहार की ये दुर्दशा हो गई। उस वक्त लालू यादव और राबड़ी देवी ही सत्ता में थे। किसे दोष दिया जाए कि बिहार के बाहर बिहार दिवस बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा, और इसकी कोई गर्व का विषय नहीं बल्कि ये शर्मिंदगी का विषय है। और तमाम राजनीतिक दल इसमें इसको उत्सव की तरह मनाते हुए लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। सवाल राजनीतिक भी करेंगे, सवाल इस पर भी होगा कि नीतीश कुमार की सरकार अब कितने दिनों की मेहमान है और कौन सी परिस्थितियां और कौन से लोग हैं जो नीतीश कुमार को रिप्लेस करने पर आमादा है। लेकिन ऋषि जी के पास हम चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी आपका। और सबसे पहला सवाल कि देश में कोई भी कहीं भी काम करने जाने को संवैधानिक रूप से स्वतंत्र है, ये देश की खूबसूरती है। लेकिन काम करने जाने को स्वतंत्र होना और मजबूरी में पलायन करना, डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस माइग्रेशन होना, दोनों में बड़ा फर्क है। तमिलनाडु के लोग बिहार नहीं आते, तमिलनाडु के लोग उत्तर प्रदेश नहीं आते, दिल्ली भी नाम मात्र के आते, लेकिन इधर के लोग उधर जरूर जाते हैं। तो आज जिस प्रकार से बिहार दिवस ऋषि जी मनाया जा रहा है, किस तौर पर आप इसे देखते हैं? तो ठीक है। बिहार दिवस है तो बिहार दिवस के शुभ अवसर पर तमाम बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन किस प्रकार की शुभकामनाएं, ये हम अपने सियासतदानों से पूछना चाहते हैं, अपने राजनेताओं से पूछना चाहते हैं कि कौन सा दिवस मना रहे हैं हम लोग और क्यों मना रहे हैं, कौन सी उपलब्धि, कौन सा आपने तीर ऐसा कीर्तिमान ऐसा बना लिया है, सॉरी ऐसा कोई कीर्तिमान बना लिया है। जिस राज्य की आबादी का 3 करोड़ जनता जो है राज्य से बाहर रहता हो, करीब करीब 3 करोड़, कोई 2 करोड़ 90 लाख कहते हैं, कोई 2 करोड़ 95 लाख कहते हैं, करीब करीब 3 करोड़ आबादी जो है और राज्य से बाहर रहता हो रोजगार के तलाश में, नौकरी के तलाश में, हम वहां आज बिहार दिवस मना रहे हैं। देखिए बिहार में अब हम लोगों ने ही खबर चलाई थी और ये हकीकत भी है कि प्रत्येक व्यक्ति आय कितना बढ़ा है। नीतीश कुमार लालू यादव लालू राबड़ी के कार्यकाल से तुलना करते हैं, कांग्रेस के उस समय की सरकार से तुलना करते हैं, तो आपने तो कोई बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया नहीं। आज भी 63-64 हजार, यदि सही हूँ तो आंकड़ा 63-64 हजार $750 के आसपास है, $750। प्रति व्यक्ति सालाना इनकम है। और ऐसी स्थिति में हम अपने आप को
ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, खासकर जो हमारे राजनेता हैं, जिनको हमने आशीर्वाद दिया, जिसको हम लोगों ने मैंडेट दिया, आज बिहार को जिस स्थिति में पहुंचाने की जिम्मेवारी इन लोगों की थी, आज भी बिहार तो वहीं है। आज भी देख लीजिए, किसी भी शहर को ले लीजिए, वहां से खुलने वाली जो ट्रेन है, चाहे वो दिल्ली की ओर जाती हो, चाहे वो मद्रास चेन्नई, जिसको हम लोग चेन्नई बोलते हैं, बेंगलोर देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, पुणे देख लीजिए, हर एक ट्रेन में। अब होली के बाद जो स्थिति थी, खासकर यदि मुजफ्फरपुर की बात करें, क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ, ट्रेनों की जो स्थिति है, लोग टॉयलेट में बैठ के जाने के लिए मजबूर हैं। और हमारे नेता ने हमारे हमारे जो नेता है, हमारे जो रहनुमा है, ये कहते हैं कि हमने तो बहुत कुछ कर दिया। भैया, आपने तो बिहारी के लिए कुछ नहीं किया तो अपने बाल बच्चे के लिए किया, अपने बेटे बेटियों के लिए किया। आपके बेटे लंदन में पढ़ते हैं, आप किसी की बेटी अमेरिका में पढ़ती है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, बड़े बड़े डोनेशन देके पढ़ते हैं। आम आवाम बिहार के जो मूल जो परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है, नीतीश कुमार के इस दावे में दम है कि आपने गांव में सड़कें बनवा दी, अब गांव में भी ठीक ठाक समय के लिए बिजली आती है। लेकिन रोजगार के मुद्दे पे आज जो बिहार में कन्हैया कुमार पदयात्रा कर रहे हैं, पलायन रोको और नौकरी दो, हालांकि वो यात्रा अभी मुझे लगता है फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। नहीं, उस पर हम आएंगे, उस पर अलग चर्चा, मूल सवाल पर ही रहे अभी। तो जो जिम्मेवारी नीतीश कुमार को दिया गया था, उससे पहले लालू राबड़ी जी को दिया गया था, उससे पहले कांग्रेस को दिया गया था, उस पे मुझे नहीं लगता है कि हमारे सियासतदान सफल रहे हैं। आज भी बाहर में आप चले जाइए अभिषेक जी, बिहारी अपने आप में गाली। मैं रहा हूं, मैं राजस्थान में 12-15 साल रहा, लेकिन राजस्थान के लोग बहुत अच्छे होते हैं। 2% लोग उस जगह ऐसे होते हैं जो टोन मारते हैं, ऐ बिहारी। और तब जो वेदना होता है, हालांकि बिहारी होने पे मुझे गर्व है, लेकिन जिस टोन में बिहारी कहा जाता है बाहर में, ऐ बिहारी, जब वो वेदना होती है तो, हालांकि शरीर से थोड़ा मैं कमजोर हूँ, तो लंबा चौड़ा नहीं हूँ, लेकिन उस समय मन मेरा करता है कि पटक के बहुत मार मारे। हालांकि हिंसा में विश्वास तो आप नहीं करते, लेकिन लगते हैं और कह रहे हैं कि शरीर से कमजोर है। मनोअवस्था मेरा उस समय ये होता है कि पटक के बहुत मार मारे, पहले कुश्ती खेले उसके बाद, लेकिन कर नहीं पाते हैं। हालांकि हिंसा में किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं ये अपना साइकोलॉजी बता रहा हूँ, मनोअवस्था होती है कि उस समय मारे, पटक के मारे। भाई, हम बिहार के हैं तो क्या बिहारी होना गाली है? जिस टोन में तुम बात करते हो, भैया लोग कहेंगे हम लोगों को। सवाल वो नहीं है ऋषि जी, मूल सवाल ही नहीं, मूल सवाल दरअसल देखिए, मूल सवाल से ही जुड़ा हुआ है कि हमारे सियासतदान, चाहे हमारे वो IT प्रोफेशनल हो, चाहे वो हमारे युवा भाई हो, चाहे वो हमारे जो मजदूर भाई हो, श्रमजीवी हो, वो बाहर क्यों जाते हैं? बाहर इसलिए जाते हैं क्योंकि अपने राज्य में उनको काम करने का अवसर नहीं मिलता है, मिलता भी है तो एक तरह से शोषण होता है। ऋषि जी, एक सवाल है इसी पर मेरा। देखिए, ठीक है, IT फील्ड में सबसे ज्यादा पलायन हुआ है, 4 शहरों में लोग जाते हैं, बैंगलोर सबसे ज्यादा जाते हैं, हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव भी जाते हैं। इसके IT फील्ड के अलावा आप देखें, जो फैक्ट्रियों में, हालांकि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की हालत तो डे बाय डे मोदी राज में गिरती चली गई है, सरकारी डेटा ही कहता है। मैन्युफैक्चरिंग चाइना और आसियान उठा के ले जा रहा है, पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया। और यहाँ पर यही हो रहा है कि क्या आपको जो है मस्जिद के नीचे मंदिर खोदने में लगे हुए हैं लोग। खैर, सवाल ये है कि जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं बनते हुए, आप बिहार को एक काम नहीं कर सकते, समुंदर उठा के नहीं ला सकते कि जो लोग नेवी में काम करते हैं उनको बिहार में रोजगार दे दें। बिहार क्या उत्तर प्रदेश या किसी भी लैंडलॉक्ड स्टेट में समुंदर थोड़ी ला सकते हैं, नहीं ला सकते। लेकिन जो ला सकते हैं, जो कर सकते हैं, वो तो करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी इस आरोप से कभी दोष मुक्त नहीं हो सकती कि बिहार को संसाधन विहीन करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बिहार का विभाजन करके किया। बिहार में जो
संसाधन के नाम पर चीजें थी, वो खनिज संपदा थी, और उसके अलावा जमशेदपुर और बोकारो जैसे इस देश के सबसे बेहतरीन औद्योगिक नगर थे। झारखंड को भी विभाजन के बाद कुछ मिला नहीं है सर, कुछ नहीं मिला है, लेकिन बिहार संसाधन विहीन जरूर हुआ है। अब सवाल ये उठता है, किस मुंह से, चाहे वो जेडीयू के लोग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, किस मुंह से जाकर ये लोग चुनाव में बिहार की जनता के सामने वोट मांगेंगे और कहेंगे कि बिहार के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे? क्योंकि बिहार की दुर्दशा के लिए सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं, कोई इनमें से मैं छूटा आपके नहीं है। जी मैं आपके सवाल, आपके जो सवाल है उसका जवाब देता हूँ। अब छोटी सी बात देख लीजिए। मेरे परिवार से ही 2-3 बच्चे जो है कोटा जा रहे हैं पढ़ने, तो इंजीनियरिंग और बताइए, मिलिट्री पढ़ने की भी तैयारी कोटा के। जा रहे हैं, वो भी यहाँ नहीं हो रहा है। आप बताइए राजस्थान के एक छोटे से शहर जो है अपने आप में एजुकेशन हब बन चुका है। कम से कम उत्तर भारत के तमाम राज्यों के छात्र वहां पढ़ते हैं। क्या कोटा जैसी व्यवस्था बिहार के किसी जिले में नहीं हो सकती थी? आज कोटा का जो डेवलपमेंट देख लीजिए। आज देखिए तमाम जो देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है वो कोटा में है। तो कोटा जैसी डेवलपमेंट क्या बिहार के किसी जिले या किसी शहर में नहीं हो सकता था? इन चीजों पे हमारे राजनेताओं का नजर क्यों नहीं जाता है? हमारे राजनेताओं का नजर किस पे जाता है? शमशान कब्रिस्तान पे, औरंगजेब और क्या कहते हैं जो महाराष्ट्र के कौन सबसे बड़े थे नायक? शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। अरे भैया, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं, इसमें बताने की क्या जरूरत है? औरंगजेब खलनायक है, इस पे बताने की क्या जरूरत है? औरंगजेब और शिवाजी महाराज के बीच में आप झगड़ा, ये मतलब क्लैश करके आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, अपने राजनीतिक फायदाओं को उठाना चाहते हैं। जो 300 शिवाजी का तो 350 छत्रपति शिवाजी महाराज का तोपची, तोपखाना चलाने वाला ही मुसलमान था, और हम ये औरंगजेब कह का रहे हैं सेनापति राजपूत था। अब भाई साहब, हम कह रहे हैं जो 350 साल पहले जो घटना घट गई, औरंगजेब अपने जो कब्र है उसमें आराम कर रहा है, उससे वर्तमान का क्या लेना देना? जो इतिहास है सो है। लेकिन इसके लिए आम आवाम भी जिम्मेवार है, इनको भी इसी में मजा आता है। जी मैं होली में मुजफ्फरपुर गया था, कई लोग होली में मिलने आए। हालांकि हमने अपने विचार व्यक्त नहीं किया, मैं उनकी बातों को चुपचाप सुन रहा था कि नरेंद्र मोदी के कारण जो है, बीजेपी के कारण जो है, अब हिंदू लोग भी कुंभ में जाना शुरू कर दिए। अरे भैया, पहले कुंभ नहीं होता था क्या? नहीं जाते थे। पहले इसके पहले हिंदू पूजा नहीं करते थे क्या? 14 से पहले हिंदू पूजा नहीं करते थे क्या? ये मोदी जी आए तभी आपको बताएं कि कुंभ मेला होता है और भगवानों को मंदिर जाना चाहिए। तो ऐसे मानसिकता और ऐसे सोच वाले लोग भी हैं। तो आम आवाम के, यदि बिहार के आम आवाम के के लोग हैं, उनके बच्चे यदि कोटा जाते हैं, तो इसके लिए राजनेता के साथ साथ आप भी जिम्मेवार हैं। यदि आपको नौकरी पाने के लिए बाहर जाना पड़ता है अपने जिले से, अपने राज्य से, तो इसके लिए आप भी जिम्मेवार हैं। आपको भी इसी में मन लगता है। जिस दिन मैं आपको बता देता हूं छोटी सी बात। जिस दिन आप सामाजिक मुद्दों पे आप डिबेट कर लीजिए, कुछ रोजगार पे डिबेट कर लीजिए, देखिए आपकी व्यूअरशिप कम हो जाएगी। लोग भी वही चीज देखना चाहते हैं, जो चिड़िया को दो बिल्ली को लड़ाया जाता है टीवी डिबेट में। जी 4-5 खिड़कियां खोल दी जाती है, हवा 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 होता रहता है, उसमें ही मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप यदि रोजगार पे प्रोग्राम करेंगे तो आपके व्यूअरशिप हो जाएंगे 2000-3000। अब वही शमशान कब्रिस्तान पे कीजिए ना, देखिए ना, लोग कम बहुत चाव से देखते हैं। जी एक ये तो चीज ऋषि जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो आप कह रहे हैं लोगों को मजा आ रहा है, पलायन करने में भी क्या लोगों को मजा आ रहा है? 10,000 20,000। आपको मैं बता दूं एक हकीकत, आप किसी शहर में चले जाइए, बेंगलोर में चले जाइए, पुणे में चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए,
आप जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है, सॉफ्टवेयर मजदूर, आप उनको जाके देखिए, 90% की सैलरी आपको 60-70 हजार रुपए महीने से ज्यादा नहीं है। 90% लोगों की 60-70 हजार रुपए कमाने के लिए वो जा रहे हैं। घर से 5 कट्ठा बेच करके फ्लैट खरीदा जा रहा है और फिर उसका ईएमआई भरा जा रहा है। सैलरी में से आधा सैलरी ईएमआई में जा रही है। बाबूजी पेंशन उठा करके चुपे चाप बिना घर में किसी को बताए 50 हजार पेंशन अगर है, कहीं नौकरी में रहे होंगे तो 25 हजार उठा के धीरे से बेटा को भेज देते हैं। और उनको डिंग भी हाँक रहा है कि नहीं नहीं, वो तो उल्टा हमको पैसा भेजता है। जब बाहर भेजे हैं तो क्या करेंगे? दम फैक्ट्स बताए हैं, एक जी। ग्राउंड रियलिटी बताए हैं, ग्राउंड अरे रियलिटी हम बताए हैं। अरे महाराज, हम भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है ना, हम बता रहे हैं वास्तविकता आपको। अब ये स्थिति है। मतलब सवाल ये कि क्या बिहार के राजनेताओं को सर्व धर्मनिरपेक्ष शब्द तो सुना था। हम भी धर्मनिरपेक्ष हैं, आप भी धर्मनिरपेक्ष हैं, हमें धर्मनिरपेक्ष होने पर गर्व है। लेकिन क्या हमारे नेताओं को सर्वनिरपेक्ष होने पर गर्व है? वो है ही, देखिए सर्वनिरपेक्ष ना, हो गए। आप ये देखिए ना, आप कल ही कहीं चर्चा चल रही थी, पटना एयरपोर्ट का स्थिति देख लीजिए। पटना एयरपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि उससे अच्छा तो बनारस का जो एयरपोर्ट होगा या उत्तर प्रदेश के कई तमाम जो एयरपोर्ट होंगे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पटना के एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर से बेहतर है। नहीं, हमको एक लाइन में बताइए, क्या क्या किया बिहार के नेता, हमारे राजनेताओं ने क्या किया बता दीजिए ना। पहले के यदि देखें तो पहले के राजनीति से, मैं मुजफ्फरपुर की ही बात करता हूँ। हमारे पहले के राजनेता थे तो मेडिकल कॉलेज खोले, एमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, एसकेएमसीएच जो हमारे जो मतलब पूर्वज रहे हैं मुजफ्फरपुर के, उन्होंने एसकेएमसीएच खोला, एमआईटी खोला। और पूर्वज राजनेताओं से, जो पहले जो राजनेता थे। आज के राजनेता क्या है, 100 एकड़ जमीन अपने बेटे के लिए खरीद लेते हैं, अमेरिका में मकान खरीद लेते हैं, लंदन में मकान खरीदते हैं, दिल्ली में पॉश एरिया में ग्रेटर क्लास क्या कहते हैं डिफेंस कॉलोनी में उनका मकान होता है। अच्छा ऋषि जी, एक बात बताइए, मोदी जी एक हमारे विधायक स्कीम लेकर आए। एक हमारे राजनेता ऐसे थे, मैं बताता हूँ थोड़ा ग्राउंड रियलिटी दर्शकों को। पहली बार विधायक बने तो अपने विधानसभा क्षेत्र के तमाम स्कूल के रजिस्टर उठा के ले आते थे और प्रेजेंट ऑप्शन का खेल करते थे और मास्टरों से पैसा वसूलते थे। तो उनके अपने भाई ने कहा कि तुम विधायक हो, हद करते हो, इतना मत गिरो। उनके भाई ने उनको समझाया कि विधायक हो तुम, इतने मत गिरो, हर चीज पैसा नहीं होता है, तुम अपने ही स्कूल और क्षेत्र के शिक्षकों का रजिस्टर उठा कर ले आते हो। तो जनता को भी सोचना होगा कि किसको आप मैंडेट दे रहे हैं, किसको ताज दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके लिए आपके लिए क्या किया है ये रहनुमा ने? आपने ही ना बताया था अभिषेक जी कि जिस राज्य के नौनिहाल और युवाओं के बल पे पूरे इंडिया नहीं वर्ल्ड का आईटी प्रोफेशनल और आईटी इंडस्ट्री चल रहा है, उस राज्य से एक्सपोर्ट का जो रेशियो है आईटी का 2 या 3 करोड़ का, 2 या 3 करोड़ का है। कर्नाटक 4 लाख करोड़। और आईटी प्रोफेशनल तो में यदि आप देखें तो 40 से 42% बिहारियों का योगदान है उसमें। जी सर, ऋषि जी एक बात बताइए, मोदी जी एक स्कीम लेकर आए थे जब नए नए सत्ता में आए थे, तब बिहार से ही बनाए गए थे राजीव प्रताप रूडी को उस विभाग के मंत्री। और स्कीम लेकर के क्या आए थे, स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंस्टीट्यूट भी खोला गया कानपुर और पता नहीं कहां। और उस वक्त जब मैंने सुना तो मुझे लगा, तो मेरे बहुत सारे जो मित्र हैं भक्त की कैटेगरी में, वो मेरे ऊपर गुस्सा हो गया कि आप क्या कह रहे हैं स्किल डेवलपमेंट। मैंने कहा था कि स्किल डेवलपमेंट क्या है, भाथी पीटो, लोहा पीटो और दुबई जाओ, पासपोर्ट बनवा के दुबई के लिए लाइन में लग जाओ, यही स्किल डेवलपमेंट है। और बात सही है कि स्किल डेवलपमेंट से तो कुछ मिला नहीं, लेकिन वही हुआ है अंततः कि प्राइवेट आईटीआई बिहार में बहुत खुल गए। प्राइवेट आईटीआई देखिएगा गली मोहल्ले खुल गए हैं। जैसे ही लाइसेंस देने की प्रक्रिया, एफिलिएशन की प्रक्रिया को तो रिलैक्स किया गया, बीएड कॉलेज और आईटीआई की झड़ी लगी हुई है। और हो क्या रहा है, बीएड कॉलेज खोल के लोग फर्जी मास्टर बन रहे हैं, डिग्रियां बिक रही है, इसलिए मैं फर्जी मास्टर ही कहता हूं। संतोष जी की तरह मास्टरवा नहीं कहता, लेकिन फर्जी मास्टर कहता हूं। लेकिन एक चीज बताइए, अरे भैया आपके बिहार में मात्र 7% ग्रेजुएट हैं।
पढ़ाई अब लिखाई वही की उसी इतनी पर आ रहे हैं, अच्छी व्यवस्था उसी पर आ है रहे हैं हम। कि 7% मात्र ग्रेजुएट हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार का आंकड़ा है। जी, अब उसी पर हम आ रहे हैं ऋषि जी। ये बताइए, ये स्किल डेवलपमेंट, ये भाथी पीटो, लोहा पीटो और दुबई के लिए फ्लाइट पकड़ो, पूरा सिवान गोपालगंज जिला, कोई भी जाति धर्म के लोग हो, दुबई और थाईलैंड 2 जगह पे बसे हुए हैं। जाकर के आप देखिए सिवान गोपालगंज में हर गांव में गल्फ का पैसा और थाईलैंड से पैसा आ रहा है, मलेशिया से पैसा आ रहा है। मैं 2 जिलों की बात कर रहा हूं, जो लालू यादव का गृह जिला है, वहां की बात कर रहा हूं। ये स्थिति साहब बिहार में हो गई है। और क्या लगता है, बिहार दिवस मना करके इससे चुनावी साल में जो ये पूरा ड्रामा रचा जा रहा है, इस ड्रामा पर वोट मिल जाएगा और बिहारी क्या बेवकूफ बन जाएंगे इस बार? अरे घेर में तो डालना पड़ता है ना। फिल्म में डायलॉग है ना, चुनाव आ रहा है, लोगों को हाय बाय वाले लोगों को घेर में डालो। फिल्म याद है ना, इरफान खान का एक फिल्म आया था, यूनिवर्सिटी जी पॉलिटिक्स पे जी फिल्म था। जी तो इरफान खान कहते हैं अपने लोगों को कि भाई चुनाव आ गया, आप अपने लोगों को घेर में डालो। तो वही घेर में डाल रहे हैं राजनेता बिहार दिवस बना के। हम्म, ये कमाल के बेवकूफ एक्टर बनाने, इरफान भाई। ये बेवकूफ बनाने वाली जो बातें हैं। हम्म मैं मैं तो होली में भी मुजफ्फरपुर गया था। मैं देखा हूँ स्टेशन पे कैसे उस तहखाना के सीट पे बैठ के लोग दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं रोजगार की तलाश में। हम्म। अपनों को छोड़कर बाहर जाना कितना कष्टदायी होता है अभिषेक जी। अब उन लोगों से पूछिए अरे जो परिवार से दूर रहते आश्चर्य तो वो होता है ऋषि भाई, आश्चर्य उस पर होता है जब एक नए नेता बिहार में आए हैं। छोड़ दीजिए तेजस्वी यादव की बात, छोड़ दीजिए नीतीश कुमार की बात, छोड़ दीजिए भाजपा की बात, सम्राट चौधरी की बात और नरेंद्र मोदी की बात, इन सब की हैं। बात छोड़ दीजिए, नए वाले जो आए अरे हैं। देखिए, सुनिए सुनिए मेरी बात, दो हकीकत मैं बताता हूँ। सुने हम्म सुनाई बात नहीं। दो ऐसे नेता हैं जो मेरे साथ टीवी डिबेट में अक्सर होते हैं। एक केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, राज्य में हम्म भी मंत्री रहे हैं। एक बेचारे अभी पार्टी बदल के दूसरे पार्टी में आए हैं, अब बहुत मतलब एग्रेसिव डिबेट करते हैं। अब दोनों के हम्म, बाल बच्चा इंग्लैंड में पढ़ते हैं। जी खैर, अब बात गरीबों को करते हैं। मैं बात आपको सुनिए, वही मैं कह नाम रहा नहीं हूँ। ले रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। हम्म, बात गरीबों को करते हैं। जी बात नहीं नहीं, मैं मतलब आपको आम जो बात आवाम का बता रहा हूँ आम ऋषि जी, मैं जो बात आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सुन करके आपको आश्चर्य होगा। इस सब नेताओं की सुन बात लीजिए। छोड़ दीजिए, नीतीश एक कुमार एक और बात चिराग और पासवान। एक बात और सुन लीजिए। हम्म एक उसी नेता, उसी प्रवक्ता में से एक नेता जो मंत्री जी थे, तो एक ऐसे हम्म, पेन ऐसे खोसे हुए। ये पेन हालांकि 5 रुपए का है। तो जी खोजे थे, तो एक पत्रकार ने पूछा पेन बड़ा सुंदर है आपका। तो फिर वो शायद पत्रकार ने उस पेन का ब्रांड पढ़ लिया। उस पेन का दाम था 5 लाख रुपया। बताइए। समझ लीजिए नेताजी की कितनी बड़ी हैसियत। आम नहीं आवाम नहीं, के मैं आप आशीर्वाद से, और आम आवाम उसी तहखाना के सीट पे बैठ के जाता है, उसी के आशीर्वाद से 5 लाख का पेन। और वही हम्म, आम आवाम। चलिए। जी नहीं, अब आपको एक ही बता रहे हैं, इन नेताओं की बात छोड़ दीजिए जो एस्टेब्लिश पार्टियां हैं। जो हम्म। वैकल्पिक राजनीति करने आए हैं, जन सुराजी, प्रशांत किशोर, उनकी बात मुझे और हास्यास्पद लगती है। वो कह रहे हैं कि रील बनाना सिखाएंगे और यूट्यूब वीडियो बनाना सिखाएंगे। अब बताइए, उसी से 15-20 हजार कमाएगा बिहार का लड़का बिहार में, मतलब सबका सारा लोग रील बना के पैसा कमाए और वो प्रशांत किशोर सिखाएंगे तब लोग सीखेगा। अरे उसमें सिखाना क्या है, कुछ भी अलबल तो बोल करके लगा देना है यूट्यूब पर और अरे तो इंस्टाग्राम और तमाम आपने जगह। उस नेताजी का हाल देखा ना, पटना में आंदोलन करने आए, संडास के लिए 20 लाख 50 लाख की गाड़ी लेके संडास जा रहे थे। संडास हम्म, जाने के लिए जो 50 लाख की गाड़ी लगा रखे थे। पचास जी लाख था, कोई कह रहा था 5 करोड़ था, मैं दाम नहीं जानता हूँ इतना, तो मैंने हम्म कभी देखा भी नहीं पैसा। अब हम्म संडास जाने के लिए 5 करोड़ का बस जो व्यक्ति लगा सकता है, वो बिहार और बिहारी के लिए क्या करेगा? हम्म? हम्म, सब बिहार दिवस मना रहे हैं और बिहार दिवस के लिए चलिए हम भी बड़े भारी मन से शुभकामना देने की इच्छा तो नहीं हो रही है। आज इच्छा हो रही है आत्मावलोकन करने की, इस इंट्रोस्पेक्शन की। तो आप देख बिहार दिवस लीजिए। पर फिर मैं भी हम एक बात और शुभकामना दे कह देते देता हैं। हूँ, मैं आपको एक बात और कह देता हूँ अभिषेक जी। आपके कार्यक्रम को तमाम मंत्री ब्यूरोक्रेट देखते हैं, बड़े बड़े हम्म नेता देखते हैं। एक विद्यार्थी हमारे पास आया था, बिहार विश्वविद्यालय यानी BRA, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का, एमफिल में। वो आप शायद आपने कार्यक्रम भी किया था उस जी जी विद्यार्थी को आपने। जी वो जी, विद्यार्थी नहीं है बेचारा, विद्यार्थी नहीं है बेचारा, 55 साल का वो स्टूडेंट है। मैं बता बताइए। दूं नीतीश नीतीश जी, थोड़ा सुन लीजिए।
55 साल का वह छात्र है जिसका बेटे का शादी होने जा रहा है, वो भी हो सकता है उसका भी बाल बच्चा हो जाए। वो बेचारा एमफिल में 2011 में एडमिशन लिया, 2025 मार्च बीतने को है, आज तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। 1 साल के कोर्स का ये स्थिति है। माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय प्रशांत किशोर जी, सुन लीजिए, तो बिहार और बिहारियों को जो सपना दिखा रहे हैं, 2011 में जो छात्र 1 साल के एमफिल कोर्स में, हालांकि डिस्टेंस लर्निंग में एमफिल नहीं होता है, लेकिन बिहार में शिक्षा माफिया और गवर्नर हाउस के बीच में क्या गठजोड़ है पता नहीं, समझ में नहीं आता है। डिस्टेंस लर्निंग मोड पे एमफिल का कोर्स चलाया जा रहा था, और वो भी एक गलत ढंग से चलाए जाने वाले कोर्स का भी ये स्थिति हुआ है कि 1 साल का कोर्स आज 25 मार्च 25 बीतने को है, आज तक सर्टिफिकेट नहीं मिला। यही बिहार दिवस, इसी के लिए बिहार दिवस हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं नीतीश जी, तेजस्वी बाबू, चिराग पासवान जी, जो कभी कभी ऐसे डांस भी करते हैं, हमारे चिराग पासवान, बहुत अच्छा लगता है उनका डांस। साथ में हुलास पांडे भी डांस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ताली बजाता हूँ चिराग जी के लिए। चिराग जी, नहीं मिलता है सर्टिफिकेट। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि डांस कीजिए, खूब डांस कीजिए। बुरी है और बिहार के अंदर संभावनाएं अपार है, तो लंबे वक्त से हम लोग सुन रहे हैं, वाकई संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं की भ्रूण हत्या बहुत आसानी से कर दी जा रही है। खैर, सवाल यह है, जरा राजनीतिक विषयों की तरफ चले, जो हमारे दर्शकों का पसंदीदा विषय होता है। असल में दर्शक भी सीरियस बातें सुनना नहीं चाहते, हमारी भी मजबूरी है कि हम बिहार के विकास के लिए बात करें तो लोग कहेंगे बेवकूफ आदमी है। ऋषि जी, ये बताइए, नीतीश कुमार को एनडीए अब मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाएगी। ये विधानसभा का कार्यकाल के बाद नीतीश कुमार संख्या बल जेडीयू के पक्ष में आ गया तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। एनडीए के घोषित चेहरा नहीं होंगे, ये करीब करीब तय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के इरादे साफ हो चुके हैं। अब आपको क्या लगता है, जनता दल यूनाइटेड के अंदर किस तरह की धारणा है और बिहार की राजनीति पोस्ट नीतीश कुमार किस दिशा में जा सकती है? देखिए, बीजेपी तो ये चाहती है कि नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल करें, नीतीश कुमार के ही लीडरशिप में चुनाव हो। मान लीजिए कहने के लिए, क्योंकि यदि जैसे ही आप नीतीश कुमार को चेहरा मानने से इनकार कर देंगे, नीतीश कुमार को फोकस में न रख के चुनाव लड़ेंगे, तो जो 17-18% का चंक है, खासकर लवकुश का, वह दरक सकता है। तो इसका नुकसान भाजपा नहीं उठाना चाहती है। तो नीतीश कुमार को मोमेंटम में रख के, नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव जरूर लड़ेगी भाजपा, लेकिन भाजपा गाहे बगाहे ये चाहेगी कि चुनाव के बाद उनके ही कोई कार्यकर्ता, उनके ही कोई विधायक मुख्यमंत्री बने। लेकिन सवाल ये उठता है, आपने बिल्कुल सही कहा है, कि संख्या बल में कौन किस पे भारी पड़ता है। जेडीयू के कितने विधायक चुन के आते हैं, बीजेपी के कितने विधायक चुन के आते हैं, कौन कितने सीटों में चुनाव लड़ता है, ये तमाम चीजें डिपेंड करेंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव में भी है, कई ऐसे नीतीश कुमार ने कई ऐसे बिहेव भी किए हैं जिससे एक नैरेटिव बन रहा है। हालांकि मेरा अभी भी मानना है नीतीश कुमार पूर्णतः स्वस्थ है, हालांकि उम्र का प्रभाव उन पर दिख रहा है। कभी कभी ऐसा मिस्टेक कर जाते हैं जिससे विपक्ष और तमाम राजनीतिक दलों को और कुछ पत्रकारों को भी एक नैरेटिव बनाने का मौका मिल जाता है। लेकिन नीतीश कुमार का विकल्प अभी भी बीजेपी के पास नहीं है, और किसी भी हालात में बीजेपी नीतीश कुमार को नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि बीजेपी के किसी भी नेता में ये कैपेसिटी नहीं है 17-16% का जो चंक जो नीतीश कुमार एड ऑन करते हैं एनडीए में, उसका भरपाई कर सके। अच्छा, तो नीतीश कुमार के लिए लाख आप नेगेटिव खबर चला ले, लाख प्रोपेगेंडा कर ले, लेकिन नीतीश कुमार जिस फोल्ड में अभी भी जाएंगे, उस फोल्ड का वेट जो है अधिक होगा, चाहे वो एनडीए में रहे या महागठबंधन में रहे। जी ऋषि जी, एक चर्चा बिहार में जमीनी स्तर पर चल रही है, वो ये चल रही है कि बिहार में जो नीतीश कुमार का समुदाय है, कुर्मी समाज के वोटर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लड़ी जाने वाली सीटों पर, भाजपा वाली सीटों पर और लोजपा वाली सीटों पर विरोध करने का मन बना रहे हैं कि भाजपा और लोजपा की बजाय उन सीटों पर महागठबंधन को वोट दे दिया जाए। क्या आपको लगता है ये रिवर्स चिराग मॉडल क्या 2020 से सीख कर आए हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता हो? नीतीश कुमार से बड़ा नहीं बनने देंगे बीजेपी को, क्या कुर्मी समाज ने ठान ली है क्या?
क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन तो आपको लोकसभा चुनाव में भी मिल गया कई जगह। हाँ, हम लोग को जो फीडबैक भारती को मिला वोट मिला। वो हकीकत भी रहा है कि जहां जेडीयू का उम्मीदवार नहीं था और बीजेपी का उम्मीदवार था और उस नेता ने बेहतर ढंग से कम्युनिकेट उस समाज को नहीं किया और नीतीश कुमार को लेकर जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा नेशनल मीडिया से लेके बिहार के तमाम कुछ पत्रकार और पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा नैरेटिव बनाया जा रहा था, तो उसका नुकसान बीजेपी को हुआ भी। कई ऐसे सीट जो है कम मार्जिन से बीजेपी हार गई क्योंकि उस समुदाय जिस समुदाय से नीतीश कुमार संबंध रखते हैं उस समुदाय का वोट बीजेपी को दिल खोलकर नहीं मिला। तो यदि इस प्रकार के हालात रहेंगे और आजकल हर समाज जो है पॉलिटिकली बहुत चार्ज अप है। जैसे हम लोगों ने राजेश राम को लेकर खबर चलाई, आज देखिए आप रविदास समाज से आने वाले किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, बहुत हलचल है, उल्लास है उस समाज में, उल्लास है कि हमारे समाज से हमारे वर्ग से आने वाले किसी व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी है। डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं लोग। तो बीजेपी डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं और एक बेहतर नैरेटिव होगा महागठबंधन को यदि नीतीश कुमार उधर एनडीए में रहते हैं और तेजस्वी यादव लेफ्ट कांग्रेस के साथ चुनाव मिलकर लड़ती है, उसमें यदि किसी रविदास समाज से आने वाले व्यक्ति खासकर राजेश राम जैसे नेता को आगे करके और एक नैरेटिव के साथ कि यदि हम सत्तासीन होते हैं तो राजेश राम को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो इसका फायदा मिलेगा पार्टी को, गठबंधन को मिलेगा। ऋषि जी एक तो चीज और ये इस नैरेटिव पे काम करना होगा। ऋषि जी एक चीज और, हम और आप दोनों मतलब बाय बर्थ जन्म से सामान्य वर्ग से जनरल कैटेगरी में जन्म लिया है, जनरल कैटेगरी से आते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा यथार्थ यही है कि बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पत्रकार भी हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। हम तो सभी वर्गों से मानते हैं खुद को कि हम सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, सभी वर्गों की बातों को रखते हैं। एक बात सबके सामने खुलकर आ रही है, रखना भी चाहिए। हम वर्ग से ऊपर उठे हुए व्यक्ति हैं। मैंने इसलिए कहा कि जन्म से हम जनरल वर्ग में पैदा हुए, अपने कर्म से हम मनुष्य है, सभी वर्गों में आते हैं, जन्म से हम सामान्य वर्ग में हैं। एक चीज कुर्मी समाज के बारे में कहा जाता है कि कुर्मी समाज अति पिछड़ा और महादलित के बीच इन्फ्लुएंसर की भूमिका में होता है, जो आमतौर पर यादव समाज नहीं हो पाता। और इसका फायदा नीतीश कुमार को मिलता है कि संख्या में वो कम है लेकिन अति पिछड़ा वर्ग में भी एडजस्ट हो जाता है, उनके साथ उठ बैठकर माहौल बनाने में, महादलित के साथ भी उठ बैठकर माहौल बनाने में, साथ में चाय खैनी खाने में, खैनी नहीं खाना चाहिए वैसे, लेकिन चाय पीने खैनी खाने में लोग आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं और वो माहौल बनाते हैं नीतीश कुमार के लिए। अगर कुर्मी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को कट टू साइज करने की ठान ली, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हो सकता है इस चुनाव में? जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि 2020 का जख्म 2024 के लोकसभा चुनाव में दिख गया ना कि जेडीयू से बड़ा नहीं बनने दिया, एक सीट ज्यादा लड़े लेकिन बड़ा नहीं बनने दिया, बराबर। स्ट्राइक रेट तो जेडीयू का बेहतर है बीजेपी से, और हम लोगों ने चुनाव से पहले भी कहा था, नतीजे आने से पहले भी कहा था कि स्ट्राइक रेट जेडीयू का बीजेपी से बेहतर होगा। और शुरुआती रुझान तो ऐसा लग रहा था कि 16 में से 16 सीटें जेडीयू जीत जाएगी जी। किशनगंज में भी आगे चल ही रही थी कुछ देर, दोपहर तक भी फाइट में था। मतलब दोपहर में तो 16 में 15-14 सीटों पे फाइट, मतलब लीड ले रही थी जेडीयू, और अंत में 11 सीटें जीती, 11 सीटें बीजेपी जीती, 17 लड़के, सॉरी 12। तो मैं कहने का था 17 में 12 बीजेपी या 16 में 12 जेडीयू, तो स्ट्राइक रेट तो जेडीयू का बेहतर रहा। तो ये देखिए, एक यदि दो आप गठबंधन करते हैं और गठबंधन में यदि कहीं गांठें पड़ जाएगी तो समाज में मैसेज कन्वे हो जाता है ना कि हमारे नेता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसका नुकसान चिराग पासवान को उठाना पड़ेगा। बीजेपी से अधिक चिराग पासवान को उठाना पड़ेगा। चिराग तो मोहरा बन गए थे, पूरा खेल तो कहा जाता है पर्दे के पीछे से बीजेपी का था, उन्हीं के हनुमान बने हुए थे। 30-35 सीटों पे लड़ेंगे, कम से कम 25-30 सीटों पे तो लड़ेंगे ही। और बीजेपी के साथ साथ चिराग पासवान को भी नुकसान उठाना पड़ेगा, सिर्फ लव का ही नहीं, कुछ का भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप नीतीश कुमार को सिर्फ लव तक सीमित नहीं कर सकते हैं। लव कुश समीकरण के जन्मदाता है, और लवकुश समाज जो है यह जरूर मानता है कि
हमारे बीच का आदमी आज बिहार का 20 सालों से मुख्यमंत्री है। एक बड़ा मैसेज है। यदि वहां जी। आप छेड़छाड़ करने का प्रयास कीजिएगा तो एक इमोशनल कनेक्शन तो होता है। जैसे यादवों, लालू राबड़ी के लिए यादवों का जो इमोशनल कनेक्शन है उसमें कोई कमी नहीं आई है, मैं बता देता हूं जी। अब कोई कोई राजद का नालायक कैंडिडेट होगा, उसका क्षेत्र में छवि खराब होगा, वो अलग बात है। अरे लेकिन हम आप कह यादवों का रहे हैं जो ऋषि जी, बॉन्डिंग लालू एक यादव बात से है। आपको बता दें, मैं ऐसे राजद के कैंडिडेट को जानता हूं जो 2005 में 6000 वोट लाए थे और 5वें नंबर पर थे। मतलब लालू यादव के सिंबल के बावजूद 6000 वोट और 5वें नंबर पर थे, और उसके बाद से 4 बार सांसद बन चुके हैं भाजपा में जाकर के। तो आप छोड़ दीजिए कि क्या, और भी बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। नहीं, मैं और आजकल खासकर संसद में यादव सचेत करने की जिम्मेदारी है भाजपा सांसदों को। हम यादव समाज की बात कर रहे हैं कि यादवों का जो डिवोशन है अपने नेता अनिल लालू यादव के प्रति आज भी उतना ही है। तेजस्वी को जो ये सपोर्ट मिलता है तेजस्वी के कारण नहीं, बीपी लालू यादव का। तो समाज के किसी नेता के साथ इस प्रकार का वादा खिलाफी या पीठ में छुरा भोंकने का काम करेंगे तो एलाइज पार्टनर को नुकसान तो होता ही है। जी। अच्छा, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बिहार में ऋषि जी एक्चुअली माहौल क्या है? लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के प्रति कोई सकारात्मक भाव नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार के प्रति कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो ना पॉजिटिविटी है ना नेगेटिविटी है, तो है क्या आखिर बिहार में? देखिए देखिए 20 सालों से नीतीश कुमार सत्ता में है, करीब 20 सालों से। तो नीतीश कुमार के विरुद्ध बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार के सपोर्ट में भी कोई मतलब बड़ा माहौल नहीं है कि नीतीश कुमार प्रो इनकम्बेंसी भी नहीं है। प्रो इनकम्बेंसी भी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के विरुद्ध होता है ना कि जो आप 20-25 एंटी सालों से इनकम्बेंसी सत्ता भी में नहीं है, है। जो एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी हो, तो नीतीश कुमार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और उसका कारण भी है कि जो इससे पिछड़े नीतीश से 2005 से पहले जो जिस पार्टी और जिस नेता का सरकार रहा है, तो उनकी जो छवि है राज्य में वो बहुत खराब रही है। वो जंगल राज तमाम चीजें जो है, और पब्लिक से एक बात बिल्कुल सही है, तेजस्वी माने ना माने, बहुत से सामाजिक ब्लॉक ऐसे हैं आज भी उस पीरियड को याद करके शेयर जाते हैं। तो इसका नुकसान तेजस्वी यादव को उठाना पड़ता है। नो डाउट तेजस्वी यादव बहुत डायनेमिक और यूथ नेता है, तेज तर्रार नेता है, पब्लिक के नब्ज को समझते हैं, उनका क्रेज भी है, लेकिन जो उनकी ताकत है वही उनकी कमजोरी है। ठीक है ऋषि और जी, इस पे तेजस्वी यादव को काम बड़ी करना होगा महत्वपूर्ण जी। बातें आपने कही, कार्यक्रम का समय पूरा हो गया है। असल बात यह है कि जिस एक प्रकार खबर की और बता दूं, एक खबर और बता दूं आपको लास्ट में, शायद आप भूल गए। बिहार कन्हैया कुमार का पदयात्रा चल रहा है, और कन्हैया कुमार का जो यात्रा है वो मुजफ्फरपुर में आज इंटर की है। और जो रिस्पांस मुजफ्फरपुर के युवाओं का, वहां के लोगों का जो रिस्पांस कन्हैया कुमार को मिलना चाहिए था, वो रिस्पांस मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन का बिल्कुल अभाव दिखा। न कन्हैया ठीक है, वो कुमार कांग्रेस आगे क्या के करेगी ये तो नहीं हाँ, पता, जो लेकिन एक तो खबर में कन्हैया कुमार का मैं बता दूं, एक चर्चा है कि बिहार में कैंपेन कमेटी का चेयरमैन प्रेमचंद मिश्रा को बनाया जा सकता है। क्या लगता है ऋषि जी, बिल्कुल संक्षिप्त टिप्पणी आपकी? बिल्कुल सही खबर आपने सुना है। पटना से लेकर और दिल्ली में भी मैंने कई नेताओं से बात की है इसको लेकर। तो ये और शायद प्रेमचंद मिश्रा को राहुल गांधी ने समय भी दिया है। और मतलब मुझे लगता है कि एक दो आने वाले समय में राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है। तो प्रेमचंद मिश्रा का कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के लिए नाम चल रहा है। और ऐसी खबर ये भी है कि वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो भी यही चाहते हैं कि प्रेमचंद मिश्रा जैसे पॉपुलर चेहरा को ही कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। तो अब राहुल गांधी से मुलाकात होगी, क्या बात होती है देखिए, जैसे कोई अपडेट आएगा मैं तुम लोगों को बताऊंगा जी। जी, अब देखिए बिहार की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी, और कम से कम बनाना नहीं चाहती है। अब ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो गई है। इसके बाद कल एक बार फिर हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी है,
और नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में क्या तेजस्वी यादव और राजेश राम भी पहुंचेंगे? ऋषि जी, संक्षिप्त टिप्पणी आप कर ही दीजिए कि क्या नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में अगर तेजस्वी यादव और राजेश राम पहुंच गए तो बिहार की राजनीति कितनी तेजस्वी और कितनी राजेश दिखाई देगी? देखिए, यदि दोनों व्यक्तियों को यदि निमंत्रण गया होगा तो जरूर जाना चाहिए। राजनीति से परे भी एक मैसेज हाँ। समाज को देना होता है। अब यदि जाएंगे तो बिटवीन द लाइंस रीड करने की जिम्मेवारी पत्रकारों की है। क्या जाते हैं, क्या सबसे बॉडी पहले लैंग्वेज है, ऋषि किस जी आप प्रकार ही से को ढूंढा बातचीत होती है। जाएगा, गोदी चैनलों पर भी आप ही को ढूंढा जाएगा। कल है इफ्तार पार्टी, नीतीश कुमार की निमंत्रण पत्र बंटने शुरू हो गए हैं और चर्चा है कि सभी विधायकों को निमंत्रण दिया गया है। सभी विधायक और सभी विधान पार्षद, यानी तेजस्वी यादव भी विधायक है तो राजेश राम भी विधायक है। जाना अब ही चाहिए। ध्यान रखिए कि देखिए, कल पहुंचता कौन। निमंत्रण है तो जरूर जाना। तेजस्वी यादव को भी जाना चाहिए, राजेश राम जी को भी जाना चाहिए। अब सम्राट जी को राजनीति भी तो जाना होती चाहिए। रहेगी। सम्राट चौधरी जी को तो हम बहुत मानते हैं, नीतीश कुमार पगड़ी भी खुलवा दिए, हाँ। गंगा में डुबकी भी लगवा दिए, तो जरूर जाएंगे। नीतीश जी क्या कि इफ्तार पार्टी से ज्यादा लोग, क्योंकि नीतीश जी की इफ्तार पार्टी शाकाहारी होती है। लालू जी की इफ्तार पार्टी की बड़ी चर्चा होती है क्योंकि वहां हमारे आपके जैसे लोगों के लिए भी बढ़िया इंतजाम रहता है। मतलब हम लोग तो हम्म। लाल पानी वाले तो नहीं आपको हैं, तो बिहार में वैसे तो भी आपको तो बैन है। निमंत्रण आपको तो निमंत्रण आया ही होगा। आपको भी नहीं नहीं, दिल्ली हम से दिल्ली पटना में है पहुंचना हुजूर, चाहिए। हम दिल्ली में है। हमारे हाँ, पास फिलहाल कोई तो जानकारी आई है, निमंत्रण नहीं आया। लोगों को पता है दिल्ली में है तो क्या निमंत्रण दिया जाए। खैर, बड़ी चलिए। चीज ये है कि कल की इफ्तार पार्टी पर सबकी नजर रहेगी कि क्या कौन कौन से लोग पहुंचते हैं। इफ्तार पार्टी ने 2022 में बिहार की राजनीति का चाल चरित्र और चेहरा बदल दिया था। जब नीतीश कुमार के साथ शाहनवाज हुसैन तो दिखे थे, लेकिन वो दोनों कहां दिखे थे? वो दोनों दिखे थे तेजस्वी यादव राबड़ी देवी के आवास पर दिखे थे, शिवानंद तिवारी के साथ बड़ी जिस ढंग से, जिस आत्मीयता से गपशप हो रही थी। और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जो मेजबानी कर रहे थे, पैदल नीतीश कुमार जो पहुंचे हुए थे, पत्रकार मूविंग हैंडीकैम के साथ 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 चल रहे थे कि नीतीश कुमार जा रहे हैं लालू परिवार के यहाँ। कल इस तरह के नजारे का लोगों को इंतजार होगा। लेकिन जी ऋषि जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ा अपने सोर्सों से कंफर्म कीजिए कि इफ्तार पार्टी में हमारे गिरिराज दादा को निमंत्रण गया है कि नहीं गया है। अच्छा एक वो चीज टोपी बताइए, पहनेंगे गिरिराज सिंह को, जालीदार टोपी पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे। गिरिराज सिंह के लिए अब देखिए भाई, मटन एक एक 1.5 किलो लोग कहता है कि खाने के शौकीन है। अब नीतीश जी के यहाँ शाकाहारी इफ्तार पार्टी होती है जो मेरी जानकारी है, तो गिरिराज सिंह को निमंत्रण भी गया होगा तो जाएंगे तो कि नहीं फिर जाएंगे नहीं पता है। तो फिर लालू जी के यहाँ चल जाए, वहां तो नन वेज बनता है, लालू जी के यहाँ चले जाए। वहां जाएंगे तो 5 आदमी के बराबर अकेले खा जाएंगे, ओ, इसलिए वो भी निमंत्रण दिक्कत नहीं मिलता है। अब चलिए। मैं नहीं जानता, खैर मैं नहीं जानता। जैसी चलिए। चर्चा सुनते हैं वो उसकी बात हम कर रहे हैं। खैर, कल पर सबकी नजर बनी रहेगी कि इफ्तार पार्टी का नजारा क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, नमस्कार।